मेरा नाम है सी आर पित्रावत, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एंड अ कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर। बेसिकली ये दोनों टर्म्स का हम डिटेल मीनिंग समझेंगे और इनको किस पर्सपेक्टिव में एक बैंक यूज करता है और उसका बोरोवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये दोनों चीजें हम समझेंगे। बट मैं एक बार थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा कि इस टॉपिक को मेरे को आपके सामने डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। सर हुआ क्या, कुछ दिनों पहले मेरे कुछ क्लाइंट्स ने लोन के लिए बैंक के पास अप्लाई किया। अब जब बैंक के पास अप्लाई किया तो बैंक ने उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करी, जबकि जो क्लाइंट थे इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिट प्रोफाइल, इन टर्म्स देयर सिबिल प्रोफाइल, they were eligible for good rate of interest. Despite of this fact, bank charged 50 bips और 100 bips higher. तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कि यार अर्पित, ये मेरे को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कुछ कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर की टैगिंग कर रहे हैं। अब ये तो हम तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे नहीं, हम तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फिर भी ये लोग क्यों ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने बैंकर से कनेक्ट करा और मैंने पूरा जो उनका पॉइंट था वो समझा। उसके बाद मुझे लगा कि फॉर पब्लिक एट लार्ज और जो पर्सन किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं लोन दिलवाने के लिए, उनका भी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उनको क्या समझाना चाहिए क्लाइंट को कि सर आपका ये सीआरई टैग हो सकता है, ताकि एक किसी भी क्लाइंट का माइंड मेकअप रहे कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज हो सकती है। और जस्ट टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट सरप्राइज फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, तो थोड़ा सा एक बैंकर को भी पता होना चाहिए जब वो फाइल सोर्स करने जा रहे हैं, और एक क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि मैं यदि आफ्टर सर्टेन प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी परचेज करूंगा लोन पे, तो उस पे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये किसी बैंक का खुद का एक अपना डिस्क्रिशन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रही है, वो दे आर बाउंडेड बाय दिस। दो यू वुड से कि सर कुछ कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो राइट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज नहीं करते। उस पर मैं एक बार आऊँगा अपन जब उन टॉपिक पे चलेंगे डिटेल में कि वो क्यों चार्ज नहीं करते हैं और लॉजिकली बैंक को क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। ठीक है, और इसमें आरबीआई का क्या मोटिव है कि वो क्यों किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी कॉमर्शियल एस्टेट टैग करा रहे हैं, जबकि वहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, फिर भी उन्होंने कॉमर्शियल टैगिंग क्यों कराई। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो आगे की स्लाइड्स होंगी उसमें हम उसको चीज़ को डिटेल में समझेंगे। चलिए चलते हैं, थोड़ा एक बार डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट को डिटेल में। देखिए दोस्तों, आज हम जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो है रियल एस्टेट एक्सपोजर क्या होता है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक्सपोजर क्या होता है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे। किसी भी एक्सपोजर को आप सीआरई कब मानेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, वो समझेंगे। और वो सब एज पर द आरबीआई गाइडलाइन जो आरबीआई ने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ही अपन उस चीज़ को उसकी कंटेक्स्ट में समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स होंगे जिसमें मैं डिसाइड करेंगे क्या ये सीआरई का एक्सपोजर है नहीं हो। लेकिन जब हम ये एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है उसका जो लिटमस, उसके जो मेन पॉइंट हैं, जो लिटमस टेस्ट है किसी भी पर्टिकुलर एक्सपोजर को सीआरई टैग करने का और नहीं करने का, वो उसमें फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बने कि हम किसी भी एक्सपोजर को सीआरई क्यों टैग करेंगे। और कभी जब उस केस में बैंकर चाहता है कि इसमें सीआरई टैग हो, तो किसी भी इंडिविजुअल बोरर को पता होगा कि यार इसमें तो सीआरई टैग नहीं होना चाहिए एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। वो एक बार हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद बैंक्स को किसी भी एक्सपोजर को उन्होंने रिस्क आई मीन टू से सीआरई टैग कर दिया या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक्सपोजर टैग कर दिया, तो उसके रिस्क वेट क्या है और प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, सिंपल सा, रियल एस्टेट एक्सपोजर में दो पार्ट हैं, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक्सपोजर एंड कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर। किसी भी एक्सपोजर के एक्सपोजर को रियल एस्टेट एक्सपोजर टैग करने के कुछ 5-6 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, वो हम डिस्कशन करते हैं। कहते हैं कि सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जी, ठीक है। लोन प्रॉपर्टी पे होना चाहिए जी, बहुत ही बढ़िया। थर्ड पॉइंट
claim should have a legal enforceability. Obviously जब in case of a default legal enforceable होना ही चाहिए. आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होने चाहिए और मॉनिटरिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉपर्टी वैल्यू शुड नॉट बी materially dependent on the borrower performance. There should be prudent valuation of the property. Obviously before extending any kind of loan, property loan, obviously there would be independent valuation for that matter. So borrower must have the ability to repay. So these are the 6 conditions which are to be fulfilled to classify any exposure to be a real estate exposure. तो देखिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक्सपोजर इसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. देखिए अपन पहले आते हैं कि किसी भी एक्सपोजर को RRE, जिसको हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कह रहे हैं, वो कब माना जाएगा. तो पहला पॉइंट है द प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द रेजिडेंट, कि रहने के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है. दूसरा, इंटेंशन ऑफ द बोरोअर, उससे कैश जनरेट करने की नहीं है, उससे उसमें रहने की है. बोरोअर उसमें रहना चाहता है, वो उसकी इंटेंशन है. इन दोनों पॉइंट्स के अलावा भी एक तीसरा पॉइंट है जो कहता है कि आपने ये 2 पॉइंट कंप्लीट भी कर लिए तो भी हम उसको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नहीं मानेंगे. यानी उसको क्या मानेंगे फिर, उसको मानेंगे CRE. मींस RBI ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि किसी भी इंडिविजुअल बोरोअर ने थर्ड प्रॉपर्टी वो लेता है और उस प्रॉपर्टी, पहले की 2 प्रॉपर्टीज पे लोन चल रहा है और तीसरी प्रॉपर्टी भी लोन पे ले रहा है, जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी उसको हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नहीं मानेंगे, उसको कमर्शियल रियल एस्टेट माना जाएगा. तो RBI ने इसके रेफरेंस में जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से उसको मेंशन कर रखा है कि थर्ड प्रॉपर्टी यदि लोन पे ले रहे हैं और उसकी ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टीज पे लोन चल रहे हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी को इररेस्पेक्टिव ऑफ whether the property is being used for the purpose of the residence and whatever intention a client has does not matter to us, it would strictly be classified as a CRE. There is no second thought in that. It's crystal clear. तो देखिए सर, आपको रेजिडेंशियल एस्टेट समझ में आ गया कि मेरे 2 पॉइंट है कि रहने का इंटेंशन होना चाहिए और रेजिडेंस के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन आपने थर्ड प्रॉपर्टी ली, चाहे आपकी चीजें मीट आउट हो रही हैं, उसके बावजूद भी आपको CRE माना जाएगा. तो कमर्शियल एस्टेट क्या होता है, RBI जो यूज करता है दैट वर्ड इज अ CRE. ओके, जबकि ग्लोबल पार्लेंस में ये वर्ड होता है इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, विच इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि CRE से हम क्या क्या समझना चाह रहे हैं. तो देखिए सर, CRE में जो फंडा है, दिस इज द लिटमस टेस्ट टू क्लासीफाई एनी रियल एस्टेट एक्सपोजर टू बी ए कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर. वो सिंपल सा कह रहे हैं सर, द एक्सपोजर इज मटेरियली डिपेंडेंट ऑन द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द प्रॉपर्टी रादर देन कैपेसिटी ऑफ द बोरोअर टू रीपे द लोन. क्लियर. इसका मतलब यह है कि आपकी जो लोन है वो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मेरे प्रॉपर्टी से जो जनरेशन हो रहा है, चाहे रेंटल से जनरेशन हो रहा हो, चाहे मैं प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं इन केस ऑफ बिल्डर, तो भी मैं उसको CRE टैग करूंगा. यानी आपने किसी भी इंडिविजुअल बोरोअर ने पहला लोन लिया रेंटल इनकम के बेसिस पे, नो नीड क्योंकि मेरा उसमें रहने का उद्देश्य है. दूसरा लोन लिया तो भी नो नीड, बट थर्ड लोन लेता है वो स्ट्रेट अवे, इट वुड बी क्लासिफाइड एज अ CRE. तो आपको समझ में आया कि किसी भी एक्सपोजर को CRE टैग करने में मेन पॉइंट ये है कि उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है और उसी इनकम से लोन का रीपेमेंट हो रहा है. सिंपल. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है, उसको हम CRE टैग कर देंगे. एक बार इसमें आगे बढ़ते हैं कि RBI ने HFCs को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. तो देखिए RBI ने HFCs को कुछ गाइडलाइन दी हुई है
जिसमें उन्होंने बोला है लोन्स फॉर थर्ड ड्वेलिंग यूनिट्स ऑनवर्ड्स टू एन इंडिविजुअल विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ सीआरई एक्सपोजर। सो दे स्पेसिफिकली आरबीआई ने बोल दिया है कि भैया थर्ड प्रॉपर्टी या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी के इंडिविजुअल बोरोर लोन पे ले रहा है तो चाहे उसका पर्पस इंटेंशन जो मर्जी हो हम उसको सीआरई टैग करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ड्वेलिंग यूनिट वर्ड यूज करा हुआ है, तो व्हाट इफ अ क्लाइंट इज बाइंग प्लॉट और लैंड एंड विच इज थर्ड लैंड, will this particular guideline be apply on that particular land or plot funding? So in my opinion, yes, it would be, since RBI intention is to demotivate to purchase the property for investment purpose after a certain limit. तो इंटेंशनली हम समझेंगे कि इंटेंशन आरबीआई की क्या है, तो उस पर्सपेक्टिव में मैं अपना एक ओपिनियन फ्रेम कर रहा हूं कि जी हाँ, थर्ड लैंड पे भी ये चीज इक्वली अप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट में कि थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा लिटमस टेस्ट था वो था कि प्रॉपर्टी जिस पे फंडिंग कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से ही इनकम होती है और उसी इनकम से रीपेमेंट होता है तो ही सीआरई टैगिंग होगी। हाँ, लिटमस टेस्ट क्या था कि जिस प्रॉपर्टी पे फंड किया है उस प्रॉपर्टी से ही पैसा जनरेट होगा और उससे रीपेमेंट हो जाएगा तो उसको सीआरई टैग कर देंगे। अब एक बिल्डर है, बिल्डर ने प्रॉपर्टी पे लोन लिया, यूनिट्स बना दिए, फ्लैट्स बन गए, अब उन फ्लैट्स को बेचता जाएगा और बैंक को अपना पैसा पे करता जाएगा। तो आप देखेंगे कि पैसे जो लोन का रीपेमेंट हो रहा है वो बाय सेलिंग ऑफ दैट दोज फ्लैट्स और यूनिट्स हो रहा है। तो जो लिटमस टेस्ट है उसका कंडीशन मेट आउट होती है, हम इसको सीआरई टैग करेंगे। लोन्स फॉर मल्टीपल हाउसेज और इंडिविजुअल, आरबीआई ने स्ट्रेट अवे बोल दिया एचएफसीज को कि भाई आपको उसको तीसरी प्रॉपर्टी या उसके बाद की प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन लेते हैं चाहे जो मर्जी पर्पज हो आपका, उसको हम सीआरई टैग करने वाले हैं। टॉप अप लोन्स, इसका मतलब है थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी को बैंक ने फंड करा, उसको सीआरई टैग कर दिया। अब उसी प्रॉपर्टी के ऊपर 12 महीने बाद एक क्लाइंट लोन लेने आता है, बोले टॉप अप कर दो जी, उसको भी हम सीआरई टैग करेंगे। ऑब्वियसली मेन जब लोन सीआरई टैग है तो उसके जो बाकी के लोन्स होंगे वो भी सीआरई टैग होंगे। इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में भी वो सेम कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट वुड बी सेल प्रोसीड ऑफ द बिल्डिंग अंडर द प्रोजेक्ट, सिंपल। फिफ्थ पॉइंट जो हमको समझने का, एक्सपोजर रियल एस्टेट कंपनीज और फंड्स इन्वेस्टिंग प्राइमरी रियल एस्टेट कंपनीज, सच एक्सपोजर डू नॉट हैव अ डायरेक्ट लिंकेज और इन क्रिएशन or acquisition of a CRE. However, the primary cash flow would still be generating from the CRE. Therefore, indirect exposure in the form of corporate loans to real estate companies, investment made in the equity, loan भी cover कर रहे हैं, equity भी cover कर रहे हैं, and a debt instrument of the real estate companies, ये भी cover कर लिया है। Extension of guarantee on behalf of companies engaged in the commercial real estate activities, आपने किसी रियल एस्टेट एक्टिविटी में जो कंपनी थी उसके बिहाफ पे गारंटी दे दी तो भी सीआरई टैग कर देंगे। एक्सपोजर्स टू म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इन्वेस्टिंग प्राइमरी रियल एस्टेट कंपनीज में आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए सीआरई। सिंपल है सर। आरबीआई का कहना है जी साहब ये जो रियल एस्टेट का एरिया है ना काफी रिस्की है, तो इसको बहुत ढंग से मैनेज करके चलना है, इसलिए इतने सारे रिंग फेंसिंग इन्होंने कर रखी है। किसको हम सीआरई टैग नहीं करेंगे, अब देखते हैं। लोन्स फॉर बिजनेस पर्पस, क्या हमने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वर्किंग कैपिटल दे दी, बिजनेस लोन दे दिया, तो क्या हमने उसकी प्रॉपर्टी को देख के दिया? जी हाँ, बिल्कुल देख के दिया, लेकिन क्या हमने उसके रीपेमेंट के लिए हम उसी प्रॉपर्टी के कैश फ्लो पर डिपेंडेंट है? जी नहीं, तो फिर इसको नहीं मानेंगे जी। यदि हमने सोचा कि उसकी जो प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है उससे हमें कोई लेना नहीं, उसका बिजनेस इज सेल्फ सफिशिएंट टू पे द ईएमआई, देन इट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज सीआरई। क्या कहता है? इट मे हैपन दैट द लोन में लीड टू क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वेयर द इंटेंशन ऑफ द बोरोवर इज नॉट टू एम्प्लॉय सच प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर प्रिंसिपली जनरेटिंग इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग द लोन इज नॉट क्रिएटिंग एन एक्सपोजर ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है जी। होटल बिजनेस में, हॉस्पिटल बिजनेस में आप देखेंगे कि जो कैश फ्लोज होंगे वो रियल एस्टेट की प्राइसेस से नहीं होंगे या रियल एस्टेट उस प्रॉपर्टीज को बेच के नहीं आने वाले,
वहाँ वो तो बेसिकली इनके सब, जैसे आप देखते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, द कैश फ्लो इन नॉर्मल कोर्स वुड बी सेंसिटिव टू द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स एंड अदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल, while the source of repayment might also depend to some extent upon the registered prices. To the extent of the fluctuation in prices influence the room rents, but it will be minor factor in determining the overall cash flow. ये कहना चाह रहे हैं जी साहब, आपने किसी हॉस्पिटल में गए तो क्या जो डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल है वो ये सोचता है कि साहब वो तो आप, उसने आपको एक रूम, आपका रूम दे दिया, ठीक है, अब आप उनको बेसिकली जो आपने इलाज कराया उसके पैसे दिए, उन पैसों से वो बेसिकली अपने ईएमआई पे करेंगे और बाकी हॉस्पिटल के सारे खर्चे मेट आउट होंगे। तो इसमें रियल एस्टेट का कोई रोल नहीं है जी, तो इसलिए इसको रियल एस्टेट टैगिंग नहीं करा जाएगा। इंटरेस्ट यूनिट किसी को आपने फंड करा, बट वो अपने इंटरेस्ट यूनिट अपना काम करके, अपना स्टॉक बेच करके, उससे पैसा कमा करके फिर आपका लोन चुका रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कोई आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो आपने मॉर्गेज रखी है उससे तो कुछ जनरेट करके आपको नहीं चुका रहे हैं, या फिर चुका भी रहे होंगे तो दैट वुड बी द माइनर पोर्शन, not major portion. Working capital credit facility to the construction companies. Obviously, the cash flow contract and construction companies are dependent on the fulfillment of their contractual obligation, the receipt of the contractual payments. भैया जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता जाएगा. Not linked to real estate property in case of a loan exposure that are secured by real estate property, but the repayment primarily depend on other factors such as operating profit from business operations, quality of goods and services, etc. The exposure would not be considered CRE. सिंपल सी बात है सर, आपको उस प्रॉपर्टी से यदि प्रीपेमेंट लिया है और प्रॉपर्टी उसी से ही आपने उसको बंदे को लोन दिया, इट वुड बी क्लासिफाइड एज CRE. सिंपल सी बात। HFCs को आपने एडवांस दिया, लेकिन HFC आगे लोन देती हैं इंडिविजुअल्स को, तो फॉर रेजिडेंशियल हाउसिंग और वो NHB के रीफाइनेंस नॉर्म्स को मीट आउट करती है तो भी उसको CRE नहीं काउंट किया जाएगा। देखिए अब दोस्तों हम डिस्कशन करते हैं कि रिस्क वेट क्या है, और एक कॉमर्शियल एस्टेट यानी CRE में भी एक डिफरेंट कैटेगरी, इन्होंने सब कैटेगरी दी RBI ने, दैट इज रेजिडेंशियल हाउसिंग। ये 2013 में लेके RBI का कहना था कि साहब देखिए किसी भी इंडिविजुअल को आपने लोन दिया, वहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि वो अपने पर्पस के लिए, उसको सेल्फ यूजेस के लिए उसको यूज़ कर रहा है, या फिर उसको रेंट पे भी, चलो फॉर दैट सेक ऑफ के उसकी दूसरी प्रॉपर्टी उसको रेंट पे चढ़ा रहा है, तो वहाँ पे रिस्क कम है। लेकिन आपने एक किसी बिल्डर को लोन दिया, डेवलपर को लोन दिया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वहाँ पे एज कंपेयर टू जो इंडिविजुअल उसको लोन दिया उससे ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। और आपने चाहे इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाया जिसमें आपने 12-15 टावर बना दिए हैं, वहाँ पे स्कूल भी है, सब कुछ है, लेकिन RBI कहना है कि उस केस में भी हम इनको थोड़ा चलो लेसर रिस्क ही मान लेते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा द कमर्शियल एरिया इन द रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट should not be exceed 10% of the floor space index of the project। बोले साहब आप 10% से ज़्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स यूज नहीं करोगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उन पर्टिकुलर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, तब तो हम उसको लेसर रिस्क ही मान लेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, रिस्क वेट में क्या होता है, रिस्क वेट सिंपल से होते हैं कि आपने 100 रुपये का लोन दिया, आपको कितने पैसे, कितना अमाउंट सेट असाइड करना है जस्ट टू मीट द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ऑफ एनी बैंक। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में जो रिस्क वेट है दैट इज अ मैक्सिमम साइड पे 50% है, राइट। और एक मिड कैटेगरी बनाई इन्होंने 75%, जिसमें इन्होंने इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो कैटेगरीज बची उस पर 100% इन्होंने। अब आते हैं, तो देखिए दोस्तों अपना इसमें जो अपना टॉपिक है दैट इज प्रोविजनिंग एंड डिस्क्लोजर। प्रोविजनिंग में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ उसको सर्टेन पोर्शन अलग करना होता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह का लोन है या किस तरह की उसकी कैटेगरी टैगिंग है। यदि इंडिविजुअल हाउसिंग लोन दिया है जिसमें स्टैंडर्ड सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसमें 25 बिप्स यानी उसको 0.25% अलग करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। CRE RH जहाँ कैटेगरी है उसको 0.75 अलग करना पड़ेगा, और CRE है तो उसको 1% अलग करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि बैंक्स को रिस्क वेट के अलावा, यानी यदि इंडिविजुअल हाउसिंग लोन दिया तो मैक्सिमम रिस्क वेट अपॉन इफ आई कंसिडर कि भैया 50% है तो 100 रुपये पे लोन में 50 रुपये अलग करने पड़ रहे हैं। उसके बाद यदि RH है तो 100 पे 75 अलग करने पड़ रहे हैं, और CRE तो 100 पे 100 अलग करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा भी बैंक को
अपने प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा अलग करना पड़ता है जस्ट टू मिटिगेट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर लॉसेस, बीट डिफॉल्ट बाय द क्लाइंट और एसेट वैल्यू रिडक्शन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, वो सब चीज़ें अलग करनी पड़ रही हैं। तो बैंक्स को हिट होता है इसमें, क्योंकि बैंक्स को ऑब्वियसली आपने 100 रुपए का लोन दिया तो बैंक आरबीआई बोल रहा है कि साहब अपने कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करो, तो डिपॉजिट बेस बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली बात है, तभी उनके पास उतना फंड्स होगा अलग से। तो उस केस में बैंक्स को 100 रुपए देने तो उनको रिस्क वेट अलग करना पड़ेगा, उसके लिए उनको पैसा लाना पड़ेगा। 100 रुपए पे इधर 100 रुपए दे भी रहे हैं, उधर से 100 रुपए अलग भी करने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद क्लाइंट बैंक को 200 रुपए उसके लिए अरेंज करने पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मनी हैज ए कॉस्ट। अब उसके लिए बैंक्स को चाहे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी हो, या उसको जैसे भी अरेंज कर रहा है उसके उसके सोर्सेज लग रहे हैं, तो बैंक्स के इसमें कुछ खर्चे होते हैं ये सब इन टर्म्स ऑफ they are getting higher deposit on a higher rate of interest, so obviously it's a hit to their balance sheet directly or P&L directly। तो कंसिडरिंग दिस बैंक सोचते हैं कि सर जब मुझे आगे से लोन ज़्यादा मिल रहा है और मुझे किसी ऐसी इंडिविजुअल को फंड करना पड़ रहा है जहाँ पे तीसरी यूनिट है, या किसी ऐसे बिल्डर को फंड करना पड़ रहा है जो थोड़ा रिस्की है, तो उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में आपने देखा होगा कि बिल्डर्स को जब फंडिंग होती है तो वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग होती है, क्योंकि उसमें उनके टैगिंग सीआरई टैगिंग होती है बॉस। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सीआरई एक बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उनको रिस्क वेट अलग करना होगा अपना, और एक प्रोविजनिंग अलग करनी होती है, तो दैट्स व्हाई दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट एक बोरोर को क्या करना पड़ेगा, बोरोर को सपोज कीजिए उसके 2 लोन ऑलरेडी चल रहे हैं, अब वो थर्ड लोन लेने के लिए जाता है। अब बैंक बोलेगा कि सर आपके तो 2 लोन ऑलरेडी चल रहे हैं, थर्ड लोन आप लेने जा रहे हैं तो इसको हम सीआरई टैग करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो 8 करोड़ की है, और जो आउटस्टैंडिंग उसके लोन चल रहे हैं उनकी वैल्यू आउट जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दैट इज 30-40 लाख रुपीज इन ईच लोन। तो दिस वुड बी माई सजेशन कि उसमें क्या कर सकता है कोई बोरोवर कि 30-40 लाख में से कोई सा भी एक लोन बंद कराए बाय ओन सोर्स, एंड the third loan of 6 CR would not be termed as a CRE, since it would be a second loan, and this way he can save the lot of money। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल एंड नॉलेजफुल लगा होगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that I can make a insightful videos further। Thank you, thanks for watching।